जय माँ भारती। इतिहास में आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए वह सभी साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी राज्य को हड़पना या फिर अपनी दहशत पैदा करने के लिए लड़े गए। परंतु भारतीय इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जो मातृभूमि, परम स्वाभिमान और केसरिया ध्वज की रक्षा के लिए लड़ा गया। यह युद्ध मेवाड़ मुकुट, हिंदू सुल्तान, महायोद्धा महाराणा प्रताप और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बीच लड़ा गया और यही भीषण युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। महाराणा प्रताप को झुकाने की सभी कोशिशें जब अकबर की बेकार हो गई तो उसने मानसिंह, आसफ खां और जहांगीर को सेना की तैयारी करने का आदेश दिया और खुद एक बड़ी सेना लेकर अजमेर पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। 3 अप्रैल 1576 को उसने मानसिंह को एक बड़ी फौज के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया और मानसिंह अपनी सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ निकल गया। प्रताप को अपने गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिल चुकी थी, वह अपनी युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका था। महाराणा की सेना के साथ हाकिम खान सूरी जो कि अफगान सैनिक था, वो अपनी सेना की टुकड़ी के साथ था। ग्वालियर नरेश राम शाह तोमर, जालौर के सोनगरा चौहान, राणा पुंजा की भील सेना, भीम सिंह डोइया, रामदास राठौर, भामा शाह, ताराचंद और बिदा झाला जैसे वीर योद्धा थे। 2 माह के लंबे सफर के बाद मांडलगढ़ होता हुआ मानसिंह मेवाड़ के खमनौर गांव में पहुंचकर अपनी सेना का पड़ाव डाला। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ लौह सिंह गांव में पड़ाव डाला। दोनों के पड़ाव की बीच की दूरी 6 मील थी। 18 जून 1576 को यह युद्ध राजसमंद के नज़दीक खमनौर और भागलपुर नामक गांव के बीच बनास नदी के तट पर लड़ा गया। बाद में यही क्षेत्र रक्त तलाई क्षेत्र के नाम से मशहूर हो गया। इस युद्ध में मुगल लेखक बदायूनी भी शामिल थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मुंतरउल तवारीख में इस युद्ध का वर्णन किया है। अबुल ने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध और अल बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। आसफ खां ने इसे एक धर्म युद्ध की संज्ञा दी, जबकि यह युद्ध मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में जहां अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मानसिंह कर रहे थे, तो वही हाकिम खान सूरी महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 स्वाभिमानी सैनिक थे, जो स्वाभिमान, मातृभूमि और स्वाधीनता तथा केसरिया ध्वज की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता से भी आंख मिलाने का साहस रखते थे। गेंद की तरह हथेली पर अपने प्राणों को उछालते हुए वह जब युद्ध भूमि में उतरते थे तो शत्रु सेना में हलचल मच जाती थी। वह काल बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। वहीं मानसिंह के पास 80,000 से 1 लाख की फौज थी और आग्नेयास्त्रों के साथ साथ तोपखाने का एक बड़ा जखीरा भी था। कुछ इतिहासकार इस युद्ध की शुरुआत 21 जून 1576 मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार 18 जून 1576 मानते हैं। परंतु 18 जून हो या 21 जून हो, यह निर्विवाद सत्य है, अक्षरशः सत्य है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध के दिन आकाश में घनघोर बादल थे, रह रहकर बिजलियां कड़क रही थी। बादलों की गर्जना के बीच मुगलिया सेना आगे बढ़ने लगी। तभी हुकुम ने अपने हरावल सेना के मुखिया हाकिम खान को भी आगे बढ़ने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप की हरावल सेना और मुगलिया की हरावल सेना आपस में भिड़ चुकी थी। भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। तभी महाराणा प्रताप को सूचना मिली कि मुगल सेना की एक टुकड़ी हल्दी घाटी के पीछे के रास्ते से आगे बढ़ रही है। उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह मार्ग किसने सुझाया होगा। उन्होंने राणा पुंजा को आदेश दिया और राणा पुंजा ने अपने 400 भील सैनिकों के साथ मोर्चा संभाल लिया। अचूक, निशानेबाज और छापामार युद्ध शैली में निपुण ये भील सैनिक 10,000 मुगलिया फौजों पर भारी पड़ने लगे। देखते ही देखते हल्दी घाटी का दर्रा मुगलिया शवों से पटने लगा।
कुछ समय में ही भील तीरंदाजों ने मुगलिया सेना के छक्के छुड़ा दिए। मुगलों के पास भीलों की छापामार युद्ध शैली का कोई भी जवाब नहीं था। इधर हाकिम खां सूरी की सैन्य टुकड़ी तेजी से आगे बढ़ी और मुगलिया के तीनों हरावल दस्तों से भिड़ गई। भयंकर मारकाट करते हुए कुछ ही समय में हाकिम खान ने मुगल के तीनों हरावल दस्तों को नष्ट कर दिया। मुगलिया हरावल दस्ते का नेतृत्व नूरकड़ा कर रहा था। बचे हुए सैनिकों के साथ वह अरावली पर्वत की तरफ भागने लगा। तभी राणा पुंजा की भील सेना ने सैयद हाशिम और उसकी टुकड़ी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। मात्र 3 घंटे में ही भीलों ने रणभूमि से मात्र 3 घंटे के युद्ध में ही भीलों ने रणभूमि में लाशें बिछा दी। भयभीत मुगल सेना अरावली पर्वत की तरफ भागने लगी। तभी मेहतर खान ने झूठी खबर उड़ा दी कि बादशाह अकबर स्वयं अपनी सेना के साथ मदद के लिए आ रहे हैं। भागती सेना ठिठकी। उसने सोचा भागे तो अकबर मार देगा और लड़े तो ये राजपूती सेना मार देगी, परंतु फिर भी वह युद्ध करने लगे। तभी सोनगरा चौहान ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ एक जबरदस्त हमला बोल दिया। मुगलिया मुंड कट कर धरा पर गिरने लगे। रणभूमि रक्त से लाल होती जा रही थी। मेवाड़ी सेना में गजब का उत्साह था। संख्या बल में कम होने के बावजूद भी अपने पराक्रम और शौर्य से वह मुगल फौज पर भारी पड़ रहे थे। उनके द्वारा किए गए प्रहार मुगलों के होश उड़ा दे रहे थे। यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मुगलिया सेना मन से नहीं अपितु अकबर के भय के कारण युद्ध भूमि में लड़ रही है। हर हर महादेव की गर्जना के साथ राजपूती नंगी तलवारें लेकर अद्भुत रणकौशल दिखा रहे थे। सिंह की भांति गर्जना करते हुए वह मुगल सेना पर टूट पड़ रहे थे। देखते ही देखते मुगल सेना की लाशें बिछने लगी। इस हमले में मुगलिया पस्त हो चुके थे। अब तक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की पहाड़ी से अपनी सेना का पराक्रम देख रहे थे। वह भी अब रणभूमि में कूद पड़े। 72 किलो का भाला, 81 किलो का छाती कवच और दोनों तलवारों के साथ जब 208 किलो का वजन लेकर महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे तो मुगलिया खेमे में कंपकपी सी छूट गई। महाराणा प्रताप के दाहिनी ओर रामशाह तोमर, बाईं ओर रामदास राठौर थे। इनकी तलवारें रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए लपलपा रही थी। अतिरिक्त सेना के रूप में राणा पुंजा की भील सेना थी। एक लिंग महादेव का यह परम भक्त हर हर महादेव की गर्जना करता हुआ स्वयं महाकाल लग रहा था। प्रचंड रूप धारण करके महाराणा प्रताप रणभूमि में तांडव मचाने लगा। हर हर महादेव और जय भवानी का उद्घोष समूची हल्दी घाटी में गूंजने लगा। मेवाड़ी शेरों पर रणचंडी सवार थी। महाराणा और उसकी सेना मुगलिया फौज को गाजर मूली की तरह काटने लगी। राजपूती तलवारें चमकती, मुगलिया नरमुंड हवा में उछलता और धड़ से रक्त का फव्वारा फूट पड़ता और वही फव्वारा रणभूमि को लाल करता जा रहा था। मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को पहली बार देखा था। उन्होंने महाराणा प्रताप को छेड़ने के स्थान पर अपना बचाव करना ही उचित समझा। मुगल फौज के पांव फिर से उखड़ने लगे। दूर अपने हाथी पर बैठा मानसिंह महाराणा का यह प्रचंड वेग देखकर हैरान हो उठा। उसके अगल बगल जगन्नाथ कछवाहा और गयासुद्दीन असद हरावल में थे। अपनी सेना की दुर्गति देखकर तभी सलीम यानी कि जहांगीर ने तोपें चलाने का आदेश दिया। तोपों के मुंह खोल दिए गए। महाराणा की सेना के पास इन तोपों का कोई जवाब नहीं था। उनकी ढाल, तलवार, भाला और तीर इन तोपों के आगे कहीं भी नहीं ठहरते थे। लड़ाई का रुख बदल चुका था। राजपूती लाशें बिछने लगी थी। महाराणा ने राजपूती दस्तों को तोपों का मुंह बंद करने का आदेश दिया।
मृत्यु से आंख मिलाने वाले राजपूत शूरवीर जान हथेली पर लेकर तोपों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ गए। तोपों के गोले से उनके शरीर के परखच्चे उड़ने लगे, परंतु स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मेवाड़ी रणवीरों ने प्राण न्यौछावर करने की होड़ लगा दी। तोपों की मार की परवाह किए बिना वे दुगनी शक्ति से मुगल सेना पर टूट पड़े और फिर से मुगलों की लाशें बिछने लगी। इस पूरा वातावरण लहूलुहान हो चुका था। तोप के गोलों ने राजपूती सेना में कहर ढा दिया था। संख्या बल में 4 गुनी होने के बावजूद भी मुगलिया सेना राजपूती युद्धवीरों के सामने कहीं नहीं ठहर पा रही थी। हल्दी घाटी के इस युद्ध में ऐसे कई अवसर आए जब मुगल सैनिक भागने लगे, परंतु मेहतर खान ने हर बार अकबर के आने की झूठी खबर फैलाकर उनको रोके रखा। रणभूमि में महाराणा के साथ चेतक का पराक्रम भी चकित विस्मित कर देने वाला था। हुकुम के इशारे को इशारा करने से पहले ही चेतक समझ जाता था। हवा के वेग की तरह पूरी रणभूमि में चेतक नाच रहा था। कभी वह इधर कभी उधर अपनी पीठ पर महाराणा को लेकर चेतक जिधर से निकल जाता उधर लाशें बिछ जाती, हड़कंप सा मच जाता। चेतक कब कहाँ पहुंच जाता यह किसी को खबर न होती। सबको चकित विस्मित और हतप्रभ करता हुआ चेतक युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखा रहा था। चेतक के पांव की टाप की एक ही चोट मुगल सैनिक के छाती पर जब पड़ती थी तो रक्त का फव्वारा मुंह से छोड़ देता था और मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब महाराणा प्रताप की आंखें मानसिंह को ढूंढ रही थी। चेतक पर सवार महाराणा शत्रुओं का संहार करते हुए मुगल सेना के बीचों बीच पहुंच चुके थे। उन पर मां भवानी सवार थी। देखते ही देखते उन्होंने सैकड़ों मुगलों की लाशें बिछा दी। तभी उनकी नज़र शहजादे सलीम पर पड़ी, जो एक बड़े से हाथी पर लोहे के पिंजड़े में बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था। महाराणा ने चेतक का रुख सलीम की तरफ मोड़ दिया। अपनी तरफ महाराणा को आते देख सलीम ने अपने महावत को इशारा किया कि वह हाथी को दूसरी दिशा में मोड़ दे, परंतु शत्रु सेना और जहांगीर के सुरक्षा दस्ते को भेदते हुए महाराणा प्रताप पलक झपकते ही कुछ देर में अपने चेतक के साथ शहजादे सलीम के हाथी के सामने आकर खड़े हो गए। हाथियों को धोखा देने के लिए चेतक के मुंह पर भी हाथी की सूंड का मुखौटा बांधा जाता था। पलक झपकते चेतक ने अपने मालिक का इशारा समझा और अपने पैर हाथी के सूंड पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भीषण प्रहार जहांगीर पर किया, पर मजबूत लोहे के पिंजड़े में बैठा सलीम इस वार से बच गया। लोहे की चादर से महाराणा प्रताप का भाला टकराया। इस हमले में सलीम का महावत मारा गया और हाथी भी घायल हो गया। इस युद्ध में सलीम को मुंह की खानी पड़ी और वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। अंततः कुछ समय बाद फिर से उसने अपनी भागती सेना को एकत्रित किया और रणभूमि में वापस आ गया। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। मेवाड़ी सेना हर दृष्टिकोण से मुगलों पर भारी पड़ रही थी। तभी महाराणा की नज़र मानसिंह पर पड़ी। उसके पास अंगरक्षकों का एक बड़ा जमावड़ा था। मानसिंह के सुरक्षा दस्ते को तीर की तरह चीरते हुए चेतक मानसिंह के हाथी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। महाराणा ने दाहिने हाथ में भाला लेकर निशाना साधा और चेतक को इशारा किया। इशारा समझकर चेतक ने वैसा ही किया, परंतु हाथी की सूंड पर बंधी हुई तलवार से चेतक का एक पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप ने पूरी एकाग्रता से भाला फेंका, परंतु चेतक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण निशाना चूक गया। भाला महावत को छूता हुआ
लोहे के चादर से टकराया। मानसिंह हाथी पर बने हौज में दुबक कर बैठ गया था। मुगल सैनिक महाराणा की ओर दौड़ पड़े। भयभीत मानसिंह हड़बड़ाकर हाथी से नीचे गिर पड़ा। मानसिंह को खतरे में देख माधव सिंह कछुआहा ने अपने सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप पर घातक हमला बोल दिया, परंतु बिना विचलित हुए महाराणा शत्रुओं से लोहा लेते रहे और बुरी तरह से घायल चेतक अपनी स्वामी भक्ति दिखाकर हर संभव महाराणा प्रताप की मदद करता रहा। परिस्थिति को भांपकर साड़ी रियासत के बीदा झाला अपने दस्ते को लेकर महाराणा के पास पहुंच गए। महाराणा और चेतक बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। प्रताप के एक पांव में गोली लग चुकी थी, वह भी लहूलुहान हो चुके थे। मेवाड़ के भविष्य का वास्ता देकर बीदा झाला और कुछ सरदारों ने राणा प्रताप को रणभूमि छोड़ने के लिए मनाया और बीदा झाला ने महाराणा का मुकुट पहनकर फिर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। मुगल सैनिकों ने बीदा झाला को ही महाराणा समझा और महाराणा समझकर वे बीदा झाला पर टूट पड़े। काफी देर तक बीदा झाला ने अपना पराक्रम दिखाया। मुगलिया शत्रुओं को काटते रहे, परंतु अंततः वह वीर गति को प्राप्त हो गए। तोमर राजवंश की 3 पीढ़ियों ने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हाकिम खां सूरी भी गर्दन कटने तक मुगल सैनिकों से लोहा लेता रहा। चेतक महाराणा को लेकर तेजी से निकल गया। कुछ मुगल सैनिकों ने चेतक का पीछा किया। यह देखकर शक्ति सिंह भी उन सैनिकों के पीछे लग गया। इधर हल्दी घाटी में युद्ध चरम पर पहुंच चुका था। राजपूती शेर अपना पराक्रम दिखा रहे थे। 3 पैर पर भागता हुआ चेतक 5 मील तक दौड़ा और 22 फुट चौड़े एक बरसाती नाले को फांदकर उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और फिर अपनी अंतिम सांस ली। शक्ति सिंह उन मुगल सैनिकों को मारकर महाराणा प्रताप के सामने आए और माफ़ी मांगी। बालीचा गांव में जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी, वहां चेतक की समाधि आज भी है। राणा पूजा की भील सेना मोर्चा संभाले हुई थी। भयभीत मानसिंह ने हल्दी घाटी के दर्रे में प्रवेश करने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझा। भीलों के अचूक निशाने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। पीछे हटकर सुरक्षित स्थान पर रात गुजारने के लिए उसने पड़ाव डाला और अपने पड़ाव के आगे गहरी खाई खुदवा दी। भीलों ने अपनी छापामार युद्ध शैली से पूरी रात मानसिंह को भयभीत रखा। मानसिंह अकबर के आदेश पर महाराणा प्रताप को बंधक बनाने के लिए आया था और स्वयं उसने वह पूरी रात बंधक के तौर पर गुजारी। भोर की पहली किरण के साथ आसफ खां और अपनी सेना को लेकर वह वापस अजमेर लौट गया। इस युद्ध में 8000 राजपूत सैनिक बचे, बाकी वीरगति को प्राप्त हो गए। और अभी हाल ही में आए संशोधित नतीजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। हल्दी घाटी तो एक शुरुआत थी, इसके आगे महाराणा प्रताप के जीवन का वृतांत और महाराणा प्रताप के युद्धों का वृतांत, कैसे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराया, उसका वृतांत हम आपको बताएंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माँ भारती।